हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम पंजाब के जनरल नॉलेज के बारे में। और इसके अंदर मैंने पंजाब की हिस्ट्री और पंजाब का जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में, और इसके अलावा पंजाब में कैसे इन्वेजन हुआ पंजाब का, उसके बारे में मैंने सारा आपको बताया है इस वीडियो के अंदर। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा जो वीडियो है वे ये पसंद आएगा, क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत कुछ ऐड किया है पंजाब का, और पंजाब के कुछ पॉइंट्स भी ऐड किए हैं। और फ्रेंड्स, ये जो मेरा वीडियो है ये मेरा पार्ट 1 है, और इसके बाद मेरा पार्ट 2 भी साथ के साथ अपलोड हो जाएगा। क्योंकि कम से कम अगर मैं टोटल आवर्स इसके बताऊं तो नियर अबाउट 3 आवर्स के आसपास में ये वीडियो बन रही है, और इसलिए इसको हाफ पार्ट में हमने डिवाइड किया है। और मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये जो मेरी वीडियो है पसंद आएगी। और इसके जितने भी नोट्स हैं वो मैंने अपने हाथ से तैयार किए हैं। अगर आपको किसी को ये नोट्स चाहिए हों तो उसके सिर्फ चार्जेस हैं 50 रुपीज़। अगर आप 50 रुपीज़ पे करते हैं, ये पेटीएम का नंबर दे रखा है मैंने इसके अंदर, और मोबीक्विक का नंबर है, एयरटेल पेमेंट बैंक है, और व्हाट्सएप नंबर भी मेरा वही है, सेम टू सेम। और आप सिर्फ को 50 रुपीज़ पे करने हैं, मैं आपको वो स्कैन कॉपी आपको मेल कर दूंगा। और ये मैंने बहुत इस वीडियो के अंदर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं सब का सब जितना भी मैंने उसके अंदर लिखा है वो मैं आपको ब्रीफ करूँ, लेकिन इतना ज़्यादा ब्रीफ करना भी थोड़ा मुश्किल आएगा, क्योंकि मैंने बहुत बारीकी से बारीकी लिखी है। और इतना मैं आपको अश्योर करता हूँ कि जब भी आप कोई पंजाब के लेवल का एग्ज़ाम देंगे, स्टेट लेवल का, आपको पंजाब के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि इसके अंदर मैंने सिखिज़्म भी बहुत डीपली, जो मेरे रिसोर्सेज हैं और गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड हैं जो, उनके थ्रू ही मैंने इनको चूज़ किया है, उनके थ्रू ही मैंने इसको कलेक्ट किया है, कि सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं पंजाब के बारे में। और मैं आपको पंजाब की सबसे पहले हिस्ट्री से ही शुरू करूंगा कि हिस्ट्री में पंजाब का क्या रोल रहा था। और आपको मैं एक चीज़ बता दूं, पंजाब का बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ा पार्ट जो है पंजाब ने हिस्ट्री का उसमें प्ले किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं हम अपने इस वीडियो में। और इससे पहले मैं आपको, जैसे मैंने अभी बताया कि मैं पहले आपको हिस्ट्री बताऊंगा, तो हम पहले बात करते हैं पंजाब की जो प्री हिस्ट्रिक है। प्री हिस्टोरिक के बारे में ये है कि जो पंजाब था, जो काफ़ी रोल है इसके अंदर, बट काफ़ी जगह पे हमें हिस्टोरिकल साइट्स जब हमने एग्जावेशन किया है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, तो पंजाब और हरियाणा से काफ़ी कुछ हमें मिला है। तो आप सब जानते हैं कि 1966 से पहले पंजाब और हरियाणा एक ही स्टेट थे, जिसको ईस्ट पंजाब बोला जाता था। और उस टाइम काफ़ी कुछ हमें मिला है। वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या क्या हमें कौन कौन से शहरों से हमें प्री प्री हिस्टोरिक चीज़ें मिली हैं या साइट्स मिली हैं। तो पहले मैं आपसे फ्रेंड बात करूंगा कि जो हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। हड़प्पा सिविलाइजेशन अगर मैं बात करूं तो इसको हम ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, और इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। और ये कहते हैं कि जब पंजाब में आर्यन आर्यन जो आए थे, आर्यन के आने से पहले ये एग्जिस्ट करता था हड़प्पा सिविलाइजेशन। और 1921 में, 1921 में, दयाराम सहानी जी थे जो, उन्होंने एक एग्जीबिशन की पंजाब हड़प्पा की। तो उस पाकिस्तान के अंदर ये है हड़प्पा जो सिटी एक तरह से। और वहाँ पे उन्होंने सिविलाइजेशन सॉरी एग्जीबिशन किया। तो वहाँ से हमें हड़प्पा सिविलाइजेशन मिली, मतलब हड़प्पा सभ्यता हमें वहाँ से उसके हमें कुछ प्रूफ मिले हैं। बहुत अच्छा सिस्टम था वहाँ पे, मतलब जो गलियाँ थी वहाँ की, जो ड्रेनेज सिस्टम था वो अच्छा था। और बड़े ही सिस्टमेटिकली उन्होंने अपने जो जो हड़प्पा टाउन था उसको बड़ा अच्छे इस्टेब्लिश किया हुआ था। और इसी के बाद एक साल बाद, यानी कि 1922 में, 1922 में, डॉक्टर और आर डी बनर्जी ने मोहनजोदड़ो जो साइट थी वो भी पाकिस्तान में अब वो डिस्कवर की। और इसके बाद हम सबको लगा कि बहुत कुछ है जो हमारी पुरानी जो सिविलाइजेशन है, हमारी जो पुरानी सभ्यता है, वो इस धरती मतलब में है, हमारे जगह हमारे पास है। और इसके बाद बहुत तेज़ी से एग्जीबिशन शुरू हुआ, और उस एग्जीबिशन में काफ़ी साइटें मिली। जैसे मैं आपको मेन बताता हूँ पहले कौन कौन सी हैं।
लोथल है जो गुजरात में है, वहाँ से भी हमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में काफ़ी कुछ मिला। और छन्हद्रो पाकिस्तान में है, कालीबंगन राजस्थान में, बन्नावाली हरियाणा में, धौलवीरा गुजरात, और सिरकुतोद्रा गुजरात, रंगपुर गुजरात, और आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। ये बहुत ही इसमें काफ़ी कुछ मिला है हमें। कहीं पर मूर्तियाँ मिली हैं, कहीं पर बर्तन मिले हैं, कहीं पर उनके एग्रीकल्चर के बारे में पता चला है। तो आप देख सकते हो कि कहाँ से लेके कहाँ, मतलब एक पाकिस्तान से लेके गुजरात तक भी वो मतलब फैला हुआ था पूरा। इतना बड़ा इन्होंने, मतलब इतना बड़ा राज्य था उस टाइम, मतलब हड़प्पा उससे भी आगे था वैसे तो कितना अच्छा सिस्टमेटिक उन्होंने बना रखा था। और कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी वो सबसे ज़्यादा वो रही है धरती पे। इसके अलावा अगर मैं पंजाब की बात करूं, पंजाब में देखिए रूपनगर, जो रोपड़ अभी पहले रोपड़ था, अब उसका नाम रूपनगर हो गया है। रूपनगर था उस, वहाँ पे काफ़ी कुछ मिला है, लेकिन वहाँ पे जब एग्जाबिशन हुआ 1952 और 53, लगभग 5 साल बाद के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, वाई डी शर्मा जी ने किया था वहाँ पे, जो एएसआई के पार्ट थे टीम के। उसके बाद कोटला निहंग खान 1929 रूपनगर, वो भी रूपनगर में है। और डेर माजरा, वो भी रूपनगर में है। और इसके अलावा एक और जगह है संगल फतेहगढ़ साहिब, वो भी रूपनगर रूपनगर के आसपास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से। और सुनेत एक जगह है लुधियाना में, वहाँ से भी एग्जीबिशन हुआ तो वहाँ भी काफ़ी कुछ मिला हमें। और एक एग्जीबिशन हुआ संगरूर में, जगह का नाम है रोहिरा, और उसमें हमें जो घर मिले हैं, वो घर में जो ईंटें लगी हैं, और उनका साइज है 1:2:4, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट। तो ऐसे मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें मिली हैं जिन्होंने देखा कि एक ही बिल्कुल सिस्टमेटिक 1:2:4, बिल्कुल बिल्कुल एक एक चीज़ वैसी ही है, मतलब एक एक ईंट कह लो आप। ठीक है, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे आजकल आपने देखा होगा घरों में ईंटें देखते हो ना आप, तो कैसा कभी छोटी होती है बड़ी होती है, लेकिन उस टाइम बिल्कुल एक साइज, एक ही रेशो में। तो ये था हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ आर्यंस या वैदिक पीरियड क्या था, क्योंकि आर्यंस, जो आर्यन थे उनके ही पीरियड को वैदिक पीरियड भी बोला जाता है। 1500 BC का ये पीरियड था, और ये नॉर्थ वेस्ट से आए थे। अगर आपके पास अभी मैप है पंजाब का, तो आप उसके अंदर एक चीज़ देखिए कि पंजाब के नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में आपको नज़र आएगा पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान। और आपको मैं फ्रेंड्स अभी एक चीज़ और बताता हूँ, फ्रेंच या डच जो आए थे, डच जो यहाँ फ्रांस के लोग आए थे, ब्रिटिश के जो यहाँ पर व्यापार करने आए थे, उस टाइम से पहले जितने भी हिंदुस्तान में इन्वेजन हुए हैं मुगल्स के थ्रू, राजपूतों के, मुगल्स राजपूत और मुस्लिम्स रूलर भी हुए हैं, वो सब के सब अफगानिस्तान से तो ही आए हैं। उसका मैं रीज़न ये है, आप सब जानते हैं कि पंजाब का जो काफ़ी जो पार्ट है वो समुंदर से घिरा हुआ है। और आपने देखा होगा उस टाइम, जब आपने कोई मूवी भी देखी होगी, बहुत सारी मूवी भी आई हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो उस टाइम जो जहाज होते हैं पानी के, जो हमको शिप बोलते हैं, उस टाइम नहीं थे। मतलब जब ये आर्यन थे, पर्शियन थे, कुषाण, अशोका द ग्रेट टाइम जो था, अकबर का जो टाइम था, उस टाइम इतना डेवलप नहीं था, इतना जहाज नहीं थे। तो सब ज़्यादातर जितने भी रूलर्स आए हैं वो अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए पंजाब, और पंजाब से होते हुए पूरा का पूरा हिंदुस्तान। तो वो वहीं से आए हैं, क्योंकि उस टाइम जैसे समुंदर नहीं था, वो समुंदर को कैसे पार करते। तो एक चीज़ याद रखना कि अंग्रेजों के आने से पहले, या फ्रांसीस जो आए थे उनके आने से पहले, ऑलमोस्ट जितना भी पार्ट है वो इस अफगानिस्तान से होते हुए ही है। ये सारा का सारा पार्ट कौन सा है? नॉर्थ वेस्ट का पार्ट है। तो सिमिलरली आर्यंस जो थे वो भी इसी साइड से आए थे, नॉर्थ वेस्ट से। और कहते हैं कि जो ऋग्वेद है, और ऋग्वेद वो आर्यन के टाइम पे लिखा गया था, कंपोज किया गया था, वो सतलुज रिवर के ऊपर कंपोज किया गया था। और अब मैं बात करता हूँ पर्शियन और ग्रीक जो थे उनके बारे में। जहाँ पर्शियन के बारे में पहले बात करते हैं हम। कहते हैं कि पर्शियन का जो पहला राजा था जिसने पंजाब को ऑक्युपाई किया, उसका नाम था डेरियस।
जो पर्शियन का राजा था। Darius, डेरियस। और अलेक्जेंडर भी ने ब्यास रिवर को क्रॉस किया था, और वो उसने भी पंजाब को 321 बीसी में उसको एक तरह से कन्वर्ट किया था, मतलब उसको अपने अपने अधीन ले लिया था। और ऐसे ही उसके बाद जो आर्मी इंचार्ज था अलेक्जेंडर का, अलेक्जेंडर के मरने के बाद जो आर्मी इंचार्ज था वहाँ उसका, जिसका नाम था इडुमस, इडुमस ने वो रूलर बना पंजाब का। तो लगभग नेक्स्ट जो 2 सेंचुरीज थी वो पंजाब अंडर रहा, पर्शियन और ग्रीक के अंडर रहा। पर और आप सब जानते हैं कि अलेक्जेंडर और पोरस के अंदर बीच में युद्ध हुआ था। आप सबको शायद पता नहीं होगा, जो पोरस जो किंग था उसका, वो किंग जो था वो उस राज्य का नाम था बेतीन। बेतेन जो था वो पोरस उसका राज्य का राज्य था। अब हम बात करते हैं मौर्यस। मैं जैसा जैसे आपको सीरीज वाइज बताता जा रहा हूँ, इसी सीरीज वाइज में आप भी थोड़ा ध्यान रखें, अब चलता रहना है कि एक चीज को हरा के, एक डायनेस्टी को हरा के दूसरी डायनेस्टी आती रही है। और ऐसे ही पर्सियन को हरा के कह लो आप, मौर्य मौर्य ने पंजाब में पंजाब को कनकर्ड किया, या पंजाब को अपने अधीन किया। तो अब ये सब वहीं से आए हैं, नॉर्थ वेस्ट से, क्योंकि रास्ता वही था इनके लिए आने के लिए, और कोई रास्ता था ही नहीं इनके पास, मोस्ट प्रोबली। ठीक है। और मौर्य आप सब जानते हो, चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो, उसने मगध का जो लास्ट, सॉरी, नंद नंद जो था डिनेस्टी थी, नंद रूलर डिनेस्टी के रूलर था जो, उसका था दयानंद को हरा के पंजाब को कनकर्ड किया। और उसने अपने जो टीचर था, उसका पॉलिटिकल टीचर था चाणक्य, उसकी भी हेल्प ली सबसे ज़्यादा, चाणक्य ने बहुत हेल्प की उसकी। और अफगानिस्तान का एरिया भी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने ऑक्युपाई कर लिया था। तक्षशिला, उसकी जो तक्षशिला है वो उसकी कैपिटल थी। और फिर उसका जो बेटा था बिंदुसार, बिंदुसार ने उसको बिंदुसारा ने उसको वो मतलब बेटे ने संभाला उसके बाद। और बिंदुसार ने अशोक, जो द ग्रेट अशोक था, अशोका, उसको गंधर का प्रोविंशियल गवर्नर नियुक्त किया था। और उसके बाद अशोक ने बिंदुसारा को डिफीट किया, एक तरह से कह लो, या सक्सीड किया। और कलिंगा का जो युद्ध हुआ 261 बीसी में, उसका जो टर्निंग पॉइंट कहते हैं कि लाइफ चेंज कर दी उसने अशोका की। और अशोका ने बुद्धिस्ट धर्म को अपना लिया, एक तरह से फॉलो, उसका फॉलोअर बन गया। और उसके बाद अशोका 232 बीसी में मतलब उसकी डेथ हो गई। और मौर्य डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था वो था बृद्धरथा। बृद्धरथा लास्ट रूलर था मौर्य डायनेस्टी का। अब बात करते हैं आगे हम, मौर्य डायनेस्टी के बाद क्या क्या हुआ, कैसे कौन कौन आया। मौर्य डायनेस्टी के बाद आए संग्स, फिर ग्रीक, फिर शक्स, फिर पार्थियन। ये ज़्यादातर रूल नहीं कर पाए, बहुत कम टाइम पे रहे, लेकिन फिर भी इन्होंने अच्छे थोड़े से काम किए हैं हिंदुस्तान में। मैं थोड़ा सा बताता हूँ। ये संग डायनेस्टी कैसे आई, संग डायनेस्टी कैसे आई, संग एक सरनेम ले लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य एक सरनेम ले लीजिए आप, ऐसे आपने ध्यान में रखिए। तो संग कौन थे? पुष्यमित्र संग। आपको मैं एक और चीज बताता हूँ, आप अपने माइंड में रखना, जिन लोगों के लिए या जिन बच्चों के लिए हिस्ट्री थोड़ी सी टफ है ना, उनको मैं एक चीज याद करता हूँ। देखो, हिस्ट्री को डरो मत या उसको बोरिंग मत लो। हिस्ट्री क्या है, आप आज अगर ये लेक्चर सुन रहे हो, ये भी एक कल ये कुछ टाइम बाद ये हिस्ट्री बन जाएगी। आपका प्रेजेंट जो है कुछ टाइम बाद वो पास्ट हो जाएगा, वो एक हिस्ट्री बन जाएगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप अच्छे से उस चीज को सीखो। डिनेस्टी को, किसी भी डिनेस्टी को दूसरी डिनेस्टी ने अगर जीता है, तो उसके ही ये आपस में इंटरलिंक करेगा। मैं आपको अभी इस वीडियो में बताता जाऊंगा कैसे कैसे। पर्शियंस को पर्शियन के बाद मौर्यज आए। मौर्यज को हराने वाले कौन थे? संघ। लेकिन संघ आए कहाँ से, ये कहाँ से खड़े हो गए? जो संघ थे वो भी मौर्य डिनेस्टी के अंदर एक कमांडर इन चीफ था, जिसका नाम था पुष्यमित्र संघ। मैं संघ बोल रहा हूँ, आई थिंक संगा नाम है यहाँ पे। मेरे इस वीडियो में थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गए हैं, संघ नहीं आएगा, संगा आएगा। आई अपोलाइज फॉर माई मिस्टेक। तो प्लीज़ आप अपनी नोटबुक में इसको करेक्ट कर लें।
मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि गलती ना हो। तो प्लीज, अगेन वंस अगेन आई एम सॉरी फॉर दैट। पुष्यमित्र संगा जो थे वो कमांडर इन चीफ था मौर्य रूलर्स में। मौर्य डायनेस्टी में एक कमांडर इन चीफ था पुष्यमित्र संगा। सॉरी। जब उनको पता चला कि जैसे राष्ट्र रूलर ऑफ मौर्य डायनेस्टी जो मैंने बताया वृद्धरथा था, वो इतना अच्छा मतलब नहीं था, वो इतना उसका आप कह सकते हो कि वो इतना समझदार नहीं था जहाँ अच्छी तरीके से उसको नहीं चला पाया। तो पुष्यमित्र संघ ने पॉलिटिकल पावर उससे ग्रैब कर ली। अब आप समझ गए होगे कि मौर्य डायनेस्टी से कौन आया, संगा। संगा डायनेस्टी क्या है, एक सरनेम है। ठीक है, मौर्य क्या है, एक सरनेम है। आगे भी बताऊंगा, ऑलमोस्ट सबके सब सरनेम से आए हुए हैं। जो कमांडर इन चीफ था उसने पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में ले ली। और उसके बाद फिर आया ग्रीक। ग्रीक का सबसे बड़ा जो रूलर हुआ है, ग्रेट रूलर हुआ है, वो हुआ है मिलिंदा। और उसको उसने क्या किया, पुष्यमित्र संगा को हराया। और सबसे बड़ी बात, इंडिया में सबसे पहले जो क्वाइन इशू किए गए, जो सिक्के आए, वो भी ग्रीक लेके आए थे। ये याद रखें। मैं सिर्फ सिक्कों की बात कर रहा हूँ, आगे मतलब मैं अभी क्वाइंस की बात कर रहा हूँ। आगे गोल्ड क्वाइन भी आएंगे, नानक शाही क्वाइन भी आएंगे। लेकिन इन सब का जो जिन्होंने भी इनको इसमें इशू किया है, वो डायनेस्टी अलग अलग है, वो रूलर अलग अलग हैं। आपको ध्यान रखना है एग्जाम में क्या पूछा गया है। अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ क्वाइंस, सिंपल क्वाइंस की बात कर रहा हूँ। वो लेके आए ग्रीक फर्स्ट टाइम। और शख्स फिर आए शख्स। शख्स कैसे आए, उन्होंने ग्रीक को हराया और तक्षशिला को अपनी कैपिटल बनाया। दो तक्षी सॉरी शख्स को कौन, शख्स के बाद कौन आए, पार्थियन। पार्थियन जो ईरान में रहते थे, वो भी ईरान से होते हुए अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए इंडिया थ्रू पंजाब। पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है पंजाब के साथ, जिसको अटारी बॉर्डर भी बोलते हैं। और एक फिरोजपुर बॉर्डर भी वहीं पर लगता है। दो जो पार्थियन का सबसे बड़ा जो रूलर हुआ है, मोस्ट फेमस रूलर हुआ है, वो हुआ है गोंदो फेरनेस। गोंदो फेरनेस जो सबसे बड़ा रूलर हुआ है इनका। अब चलते हैं नेक्स्ट जो आए हैं इसमें क्वेश्चंस। क्वेश्चंस और गुप्ता आए हैं इनके बाद, लेकिन पार्थियन को हराने वाले कौन थे, कुशन। कुशन जो थे, उनका सबसे बड़ा ग्रेट जो रूलर था वो था कनिष्का, जिसने साका एरिया जो कैलेंडर भी आता है उसको फाउंड किया 78 एडी में। और कुशन जो थे पहले रूलर थे इंडिया में जिन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किया। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, गोल्ड कॉइन किसने इशू किया, कुशन, कनिष्का ने। फोर्थ क्वेश्चन एम्पेरियर कनिष्का वन जो था, उसने अपनी शीतकालीन मतलब विंटर कैपिटल को बनाया पुरुषपुरा, जिसको अब बोला जाता है पेशावर। मतलब पेशावर का पहला नाम क्या था, पुरुषपुरा, पुरुषपुरा। और ग्रीष्म जिसको समर भी बोलते हैं, समर कैपिटल किसको बनाया, कपिसा, जिसका अब नाम है बेग्राम। और इन्होंने, कनिष्का ने बुद्धिस्ट काउंसिल भी अपने यहाँ पे की थी तक्षशिला में। अब चलते हैं गुप्ता। गुप्ता पीरियड जो था, या डिनेस्टी थी, गुप्ता डिनेस्टी को फाउंडर का नाम था श्री गुप्ता, श्री गुप्ता। श्री गुप्ता ने इसको फाउंड किया। और चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट जो था सबसे बड़ा फेमस रूलर था, सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था। उसके बाद उसका बेटा आया समुद्रगुप्त मौर्य, सॉरी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त था, वो बेटा था चंद्रगुप्त फर्स्ट का। और समुद्रगुप्त ने भी गोल्ड कॉइन शुरू किए, लेकिन वो थे यूपा टाइप के। ये क्वेश्चन वैसे मतलब वैसे नहीं आएगा, मतलब मुझे लगता नहीं, मैंने अभी देखा भी नहीं किसी पेपर में अभी तक। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुप्ता के टाइम पे साइंस और पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन सबसे ज़्यादा अपेक्स अपेक्स तक पहुंच गया था, बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था। उन्होंने साइंस और पॉलिटिकल टेक्नोलॉजी, पॉलिटिकल पावर को बहुत डेवलप किया अपने राज्य में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट जो आए हैं यहाँ पे, वो आई है वर्धन। वर्धन और मुस्लिम आए हैं। अब जो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ रहा है पंजाब में, क्योंकि उसके बाद जो वर्धन थे उसको जो फाउंड किया है वो है पुष्यवती। पुष्यवती ने फाउंड किया था। और थानेश्वर, थानेश्वर जो कुरुक्षेत्र में है,
वहाँ पे इसने वर्धन वर्धन डायनेस्टी को एक तरह से कह लो फाउंड किया। और हर्षवर्धन, आप सबने नाम सुना होगा, मोस्ट फेमस रूलर था। और ग्रेट चाइनीज ट्रेवल हुआंग त्सांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हिज टाइम। हर्षवर्धन के टाइम पे ही चाइनीज ट्रैवलर आया था। अब चलते हैं मुस्लिम के बारे में। दो जो मुस्लिम थे उस टाइम, जो डायनेस्टी थी पंजाब में, वो थी हिंदू शाही डायनेस्टी। उनका कोई खास इतना प्रभाव नहीं रहा वो, और इतने बड़े शक्तिशाली भी नहीं थे वो। और राजा जयपाल जो थे वो उनके इम्पोर्टेंट रूलर थे उस टाइम। उन्होंने अपनी कैपिटल बठिंडा से शिफ्ट की सरहंद की ओर। फिर राजपूतों ने उनको सक्सीड किया। और राजपूत कहाँ से आए थे? अजमेर। चौहान जो थे वो अजमेर में रूल करते थे पहले। और अगर आप सब पंजाब से बिलोंग करते हो तो आज भी बठिंडा और सरहंद में बहुत बड़ी मिलिट्री स्टेशन है। अगर आप ध्यान से देखो जाओ तो वहाँ पे बहुत बड़ा पार्ट है यहाँ पे। बट इन 1191 एडी में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को जब बैटल ऑफ तरेन में हरा के, मतलब उनको मर्डर कर दिया, उनका किल कर दिया। और 1192 में ये बैटल हुई थी। और वो जो पृथ्वीराज चौहान थे वो लास्ट किंग थे चौहान डायनेस्टी के। और उसके बाद अगर वो लास्ट थे तो ऑब्वियसली है कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी, वो इंडिया पे राज किया उसने। और सारी की सारी टेरिटरी जो थी वो मुस्लिम में अंडर हो गई, और इनको तुर्क भी बोला जाता था। अब मैं बात करता हूँ आपसे मेडिवल हिस्ट्री के बारे में। मेडिवल जो हिस्ट्री है उसके मैं आपको बताता हूँ, उसको भी बड़े मैंने थोड़ा सा डीपली किया हूँ उसके बारे में। आपको एक एक चीज़ मैं ध्यान से बताऊंगा। मेडिवल हिस्ट्री है को मैं पहले बताऊंगा। स्लेव डिनेस्टी आई इसमें। स्लेव डिनेस्टी कैसे आई? अ, जो इसके फाउंडर थे जो, वो थे कुतुब उद्दीन ऐबक। कुतुब उद्दीन ऐबक। अब आपको पता करना पड़ेगा कि ये कुतुब उद्दीन ऐबक है कौन। मेरी अभी मैंने आपको पहले बताया कि शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को डिफीट किया बैटल ऑफ तरेन में। बैटल ऑफ तरेन में वो हार गए और उसको मार दिया पृथ्वीराज चौहान को। और गौरी ने उसको कॉन्कर कर लिया पूरा का पूरा एरिया। उसी गौरी का जो स्लेव था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो उसके साथ आया था। और उसने 1206 से लेके 1210 तक रूल किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि स्लेव था, एक गुलाम था मोहम्मद गौरी का। और इसी तरह से बना स्लेव डिनेस्टी, गुलामों की डिनेस्टी भी बोल सकते हो आप। स्लेव मतलब गुलाम, ठीक है, और गुलाम वंश कह लो आप एक तरह से। और वो स्लेव था, वो गुलाम था, इसी तरह उसी के नाम से चलता, उस सब उसको बोलते थे ये गुलाम है, गुलाम है। लेकिन उसने कुतुबुद्दीन ऐबक था, उसने मोहम्मद गौरी को एक तरह से कह लो कि सक्सीड किया। और वो आगे उसके ही एक नाम से, या उसी के एक रुतबे से, या उसी के नाम जो उसका चलता आ रहा था, गुलाम गुलाम, उसी के नाम से स्लेव डिनेस्टी शुरू हो गई। और उसको सक्सीड किया सुल्तान इल्तुतमिश ने उसको सक्सीड किया कुतुबुद्दीन ऐबक को। और उसके बाद रजिया जो थी सुल्तान बनी इंडिया की, और फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ इंडिया इज रजिया सुल्तान। ये याद रखिएगा आप, क्वेश्चन में बहुत बार आ चुका है। बट रजिया सुल्तान को जो साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी ये हुई कि वो उसका एक सिपाही था, या एक कह लो कि जानकार था जिसका नाम था यकूत। वो उसको काफ़ी फेवर करती थी। और लेकिन जो बठिंडा का गवर्नर था उस टाइम, मलिक इख्तियार उद्दीन अल तुनी अल तुनी, वो उसके अंगेज था। और उसने क्या किया, यकूत को मार दिया और रजिया सुल्तान को जेल में बंद कर दिया। बाद में रजिया सुल्तान ने सोचा कि अगर मैं ऐसे शादी कर लेती हूँ तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगी बच के। उसने उससे शादी भी कर ली। बट उससे पहले ही कैथल के पास उसको और अल्तुनी को मार दिया गया। बेहराम ने मार दिया। बेहराम भी जो था वो इनकी आर्मी में था। और
बैराम उसके बाद राजा बन गया रजिया सुल्तान को मारने के बाद। और जो रजिया नेक्स्ट जो रूलर हुआ है बैराम का, बैराम के बाद आप ये कह सकते हो, वो था गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन बहुत फेमस रूलर हुआ है। कहते हैं कि ये हंसता नहीं था। मैंने सुना है इसके बारे में थोड़ा सा, कि ये कभी हंसता भी नहीं था और हंसने देता भी नहीं था अपने सभा में। बलबन ने क्या किया, अपने कजन को, जो उसका नाम था शेर खान, उसको गवर्नर बनाया सरहंद का। और बलबन जो था, जो शेर खान था, वो बहुत अच्छा रूलर था, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, बहुत अच्छा प्लानिंग मैनेजर कह सकते हो आप, एक तरह से। आज की अगर मैं बात करूं, तो उसने बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी और जीती भी। बट किसी ने बलबन के कान भर दिए कि वो आपके लिए खतरा पैदा कर सकता है, और इस डर की वजह से उसने शेर खान को जहर दे दिया और उसको मार दिया। फिर बलबन ने अपने बड़े बेटे, जिसका नाम था प्रिंस सुल्तान, को गवर्नर बनाया सरहंद का। और ऐसे जो लास्ट रूलर था स्लेव डिनेस्टी का, वो था कैगोबाद। कैगोबाद जो था वीक रूलर था। और उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी ने उसको टेक ओवर कर लिया। तो ऐसे अब आया खिलजी डिनेस्टी। खिलजी डिनेस्टी जो थी, वो फाउंडर थी जलालुद्दीन खिलजी। फाउंडर था जलालुद्दीन खिलजी, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी ने ही स्लेव डिनेस्टी को ख़त्म किया था। ऑब्वियसली एक डिनेस्टी को ख़त्म किया, और जिसने ख़त्म किया वो आएगी, वो राज करेगी। और खिलजी डिनेस्टी के फाउंडर कौन बने? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने को मारा उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने 1295 एडी में। और अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही पावरफुल रूलर बना खिलजी डिनेस्टी का। और उसने तुगलक खान को गवर्नर बनाया पंजाब का। और वो 1316 एडी में वो डेथ हो गई उसकी। अब नेक्स्ट तो देखिए, अब उसने क्या किया था, तुगलक खान को गवर्नर बनाया था अपने वहाँ पे राज्य में, गवर्नर बनाया था पंजाब का। तो अब वो मर गया, और गवर्नर था जो तुगलक, वो काफ़ी पावरफुल था, समझदार था। उसने उसको कैप्चर कर लिया उसके राज्य को। तो तुगलक से बना तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? ग्यासुद्दीन तुगलक था, इन 1320 एडी में। और मोहम्मद तुगलक एंड फिरोज शाह तुगलक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर रहे हैं ये। और जो फिरोज शाह तुगलक था ना, उसको सिटीज को फाइंडिंग करना, सिटीज को खोजना बहुत अच्छा लगता था, उसका शौक था ये एक तरह से। और इसी तरह से पंजाब में एक जगह है फिरोजपुर, जो उसी के नाम पे है, वो जो उसी ने ही एक तरह से कह लो खोज की थी उसकी, और उसी के नाम पे पड़ गया फिरोजपुर। और इसी के टाइम पर तैमूर था जो, वो इंडिया में आया। और उसने काफ़ी कुछ नुकसान भी किया इंडिया में, काफ़ी कुछ बहुत कुछ लूटा भी उसने। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट, सैयद और सैयद और लोधी डिनेस्टी के बारे में बताता हूँ आपको। सैयद जो डिनेस्टी है, उसके जो फाउंडर थे वो थे खिजर खान। इनका जो गवर्नर थे पंजाब के, ये एक्चुअली क्या था, खिजर खान थे जो पंजाब का गवर्नर था ऑन दी बिहाफ ऑफ तैमूर। तैमूर ने उसको गवर्नर ऑफ पंजाब नियुक्त किया था। और उसके बाद क्या हुआ कि जो बहलोल लोधी, बहलोल लोधी जो था, उसने पूरा जो राज्य था वो कनकर्ड कर लिया 1451 में। और फाउंडेड किया लोधी डिनेस्टी। बहलोल लोधी जो था, वो लोधी डिनेस्टी का फाउंडर था। लोधी सरनेम है, ये भी याद रखें। ठीक है, सिकंदर लोधी जो था सक्सर, उसने सक्सेस किया बहलोल लोधी को। और बाबर ने क्या किया, लोधी लोधी डिनेस्टी को हरा दिया, और जिसका नाम था इब्राहिम इब्राहिम लोधी, इन द बैटल ऑफ पानीपत। आप सब जानते हो कि पानीपत की तीसरी जो लड़ाई हुई थी, वो बाबर और इब्राहिम इब्राहिम लोधी के बीच में हुई थी 1526 में। और उसको हरा के बाबर ने पूरा का पूरा राज्य, यानी कि एक तरह से इंडिया के ऊपर अपना शासन स्थापित कर लिया, शासन अपने अधीन कर लिया। अब हम चलते हैं मुगल डायनेस्टी के बारे में। ये आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए और सुने, बहुत कुछ है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ से सिखिज्म के बारे में काफ़ी चेंजिंग्स हुई हैं। सिखिज्म के बारे में काफ़ी कुछ आपको पता चलेगा इसके बारे में क्या क्या हुआ है।
बट मैं आपको पहले मुगल डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ। पंजाब इंडिया की सबसे इंडिया में पंजाब सबसे पहले ऐसा पहले टेरिटरी थी जो बाबर जिसने यहाँ पे राज्य किया, और लाहौर को उसने एक तरह से एक नोबल सीट बना के रखा था। बाबर पहला मुगल रूलर था जिसने पंजाब को पंजाब के ऊपर राज्य किया और नॉर्दर्न इंडिया में राज्य किया, क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया कहाँ पे पंजाब भी उसमें आता है। तो पंजाब पे पहला रूलर कौन था? बाबर। और नॉर्दर्न इंडिया में भी वही था, क्योंकि और कोई रास्ता था ही नहीं आने के लिए नॉर्दर्न इंडिया में पंजाब के अलावा। और मैंने सॉरी ये भी पढ़ा है कि जो अभी राजा पंजाब के ऊपर राज्य करता था वो नॉर्दर्न इंडिया के ऊपर बिल्कुल पावरफुल रहता था, क्योंकि वो पंजाब के ऊपर राज्य करना बहुत बड़ा माना जाता था। कि पंजाब का एक पंजाब को जीतना, पंजाब को उनके एक सपना कह लो कि, तो राज्य जो राजा होते थे जहाँ शासक होते थे वो बड़ा अच्छा समझते थे कि हम पंजाब के ऊपर हम राज करें। और जब बाबर मुगल रूलर बना पंजाब का, तो उसी टाइम गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था 1469 के ईस्वी के आसपास। और गुरु नानक जी ने काफ़ी और बाबर शेरशाह सूरी जी ने भी काफ़ी टाइम यहाँ पे थोड़ा राज किया है। और सॉरी, बाबर को आगे सक्सीड किया उसके बड़े बेटे हुमायूं ने 1530 में। और शेरशाह सूरी ने हुमायूं से 1540 में उससे उसकी पावर छीन ली और उसने राज्य किया। और हुमायूं ने 1555 में, लगभग 15 साल बाद, फिर अपना पूर्ण राज्य स्थापित किया और शेरशाह सूरी को हराया। और बैराम खान को उसने गवर्नर बनाया सरहंद का। और हुमायूं और शेरशाह सूरी के टाइम पे जो सिखिज्म था वो काफ़ी डेवलप हुआ, क्योंकि गुरु नानक देव जी भी थे यहाँ पे, गुरु अंगद देव जी भी थे यहाँ पे। तो उन्होंने काफ़ी कभी इतना तंग नहीं किया जैसे बाद में तंग किया गया। वो समझदार थे, उनको पता था कि धर्म से लेके कुछ नहीं होगा, सबका धर्म अपना अपना है, तो धर्म से कोई दिक्कत नहीं होती। और अगर कोई अच्छे काम कर रहा है, और सिखिज्म जो गुरु थे हमारे उन्होंने सबने अच्छे काम किए उस टाइम लोगों की भलाई के लिए, तो वो कभी भी ऐसा नहीं हुआ। हुमायूं को उसको सॉरी, हुमायूं को सक्सीड किया उसके बेटे अकबर ने 1556 में। और अकबर के टाइम पे गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी थे। उस टाइम भी काफ़ी सिखिज्म को बढ़ावा मिला। अकबर काफ़ी टाइम आता भी था गुरु जी के दरबार में, या गुरु जी से मिलने कह लो आप। या तो अकबर ने ही गुरु जी को अमृतसर के लिए जगह अलाउ की थी। और अकबर को सक्सीड किया उसके बेटे जहांगीर को, जो बिल्कुल निकम्मा था, बिल्कुल अनपढ़ था कह लो एक तरह से। और वो बहुत ही बड़ा ही वो बेवकूफ़ भी था, क्योंकि उसने बहुत बुरे काम किए। जो गुरु थे अर्जुन देव जी को, उनको उनको तंग भी किया, उनको मतलब पीड़ा पीड़ा भी दी, दर्द भी दिए। जहांगीर का बेटा था खुसराहो, जो था वो खुसराहो, वो गुरु अर्जन देव जी के पास आया ब्लेसिंग्स लेने के लिए। और उसको जहांगीर ने इंटरप्रेट गलत कर लिया और गुरु जी को अरेस्ट कर लिया, और गुरु जी को उसने कत्ल कर दिया उनका। और फिर उनके बाद गुरु हरगोविंद जी ने अपना आगे सिखिज्म को बढ़ावा दिया। लेकिन उसको भी जहांगीर ने गलत समझा, और हरगोविंद जी को जेल भेज दिया, ग्वालियर की किले में बंद कर दिया, नज़रबंद कर दिया। और उसके बाद 1627 में जहांगीर की जब मृत्यु हो गई, और उसका जो बेटा था शाहजहाँ, उसने उसको सक्सीड किया। वो भी एक तरह का निकम्मा था, वो भी बिल्कुल अनएजुकेटेड था। उसको नहीं पता था कि कैसे राज किया जाता है। ठीक है, धर्म धर्म कुछ नहीं, धर्म सबके लिए एक समान होता है। ठीक है। और लेकिन उसने फिर भी गुरुजी वहाँ से निकल गए, हरगोविंद जी, और उन्होंने कीर्तपुर टाउन भी इस्टेब्लिश किया। मैं आपको आगे बताऊंगा धीरे धीरे। फिर उसके बाद गुरु हराय जी ने सक्सीड किया गुरु हरगोविंद जी को, और जो गुरु हरगोविंद जी के पोते भी थे। शाहजहाँ ने को
मार दिया उसके बेटे औरंगज़ेब ने। और उसके बाद शाहजहाँ को मारा नहीं, लेकिन उसको जेल, पहले जेल जेल भेज दिया। और शाहजहाँ के दो बेटे थे, दारा शौक और औरंगज़ेब। दारा शौक थोड़ा समझदार था, वो गुरु हराय जी के पास ब्लेसिंग लेने के लिए आया, लेकिन औरंगज़ेब ने उसको गलत समझा। और लेकिन उससे गुरु लेकिन गुरु हराय जी जल्दी उनकी ज्योति ज्योत मतलब जल्दी ज्योति ज्योत समा गए वो 1601 में। और गुरु हरकृष्ण जी उन्होंने आगे गुरुगद्दी संभाल ली। लेकिन स्मॉल पॉक्स की वजह से उनकी भी जल्दी डेथ हो गई। और उसके बाद गुरु तेग बहादुर जी ने संभाला। और तेग बहादुर जी को हिंद की चादर भी बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए, उनकी रक्षा के लिए अपनी बलिदान दिया। और औरंगज़ेब ने उनको इस्लाम धर्म अपनाने के लिए बोला, लेकिन गुरुजी ने मना कर दिया और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए चांदनी चौक में। तो कितना निर्दयी था औरंगज़ेब, ये मुगल, जिन्होंने इतना पीड़ा दी है गुरुओं को, उनके फॉलोअर्स को। तो ये बहुत दर्दनायक था। फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने आगे खालसा पंथ की स्थापना की। और उसके बाद बहुत सारी बैटल्स लड़ी, अपने परिवार को खोया, अपने छोटे छोटे बेटों को खोया, धर्म के लिए, सिर्फ लोगों की भलाई के लिए। और इसलिए उन्होंने बहुत कुछ किया। उनके बेटे थे अजीत सिंह, जुझार सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह, जोरावर सिंह। उन सबको बहुत छोटी उम्र में पीड़ाएं दी गई मुगलों के द्वारा, और गवर्नर साहब वहाँ के वजीर खान के द्वारा। बट औरंगज़ेब के मरने के बाद गुरुजी का भी उन्होंने अफगान के जो कुछ अफगानिस थे उन्होंने मर्डर कर दिया नंदेड़ में, चोरी से, धोखेबाजी से। और औरंगजेब को सक्सेड किया बहादुर शाह वन, फारूक सियार, मोहम्मद शाह, ये सारे के सारे वीक रूलर थे। और ऐसे इनकी जो रूलर थी वो सब की सब खत्म हो गई, और मुगल पावर यहाँ से खत्म हो गई। तो ये था फ्रेंड्स, थोड़ा मैं आपको ब्रीफ कर रहा था कैसे कैसे डायनेस्टी के बारे में। और अब मैं आपको आगे सिखिज्म के बारे में बताता हूँ, जो सबसे बड़ा रोल रहा है पंजाब में। और बहुत अच्छे काम किए हैं इन्होंने पंजाब के लोगों के लिए। और काफ़ी बढ़ावा मिला है यहाँ पे सिखिज्म को। तो हम पहले बात करते हैं गुरु नानक देव जी के बारे में। गुरु नानक देव जी जो थे वो पहले सिख गुरु थे। और उन्होंने सिख रिलीजन की स्थापना की। और उनका जो बर्थडे था, बर्थ हुआ है, बोर्न हुए हैं वो 15 अप्रैल 1469 में नानकाना साहिब में, जिसको राय बोए की तलवंडी भी बोला जाता है, जो पाकिस्तान में है। और इन्होंने करतारपुर, जो जगह है पाकिस्तान में, एक सिटी है करतारपुर, वो फाउंड किया है। एक जगह जो है करतारपुर, वो जलंधर के पास भी है, वो किसी और ने की है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पाकिस्तान में जो करतारपुर है वो फाउंडर हैं उसके गुरु नानक देव जी, जो रावी नदी के किनारे है। इन्होंने लंगर प्रथा को स्टार्ट किया। और इन्होंने 947 हिम्स कंपोज किए हैं। जापजी साहिब भी, जो मॉर्निंग प्रेयर है वो इन्होंने ही कंपोज की है। 12 माह, असा दीवार, सिंध घोस्त एंड ओंकार भी इनके ही लिखी हुई हैं, इनके ही द्वारा प्रचलित की गई हैं। पाई लैना जी थे, जो जिनको बाद में अंगद देव जी को बोला जाता है, उनको अपॉइंट किया। और अपने ज्योति जोत समा गए, अपने आप को, अपने प्राण जो उन्होंने छोड़ दिए, वो करतारपुर जो सिटी उन्होंने फाउंड किया था वहीं पर छोड़ दिए, अपने प्राण त्याग दिए 1539 में। और उसके बाद उन्होंने बहुत कुछ टीचिंग्स दी हैं अपने टाइम पे। जिनमें कुछ हैं हुक्म, हौमी, नाम जपना, नदर, द गुरु, एंड लास्ट में है सेवा भी। लोगों की भलाई के लिए जो जो भी किया उन्होंने, ये बहुत किया है। और जो गुरु नानक देव जी थे, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ उससे पहले। उनके जो फादर का नाम था वो था मेहता कालीदास, जहाँ मेहता कालू भी बोला जाता है उनको। और उनकी एक बहन थी जिनका नाम था माता नानकी जी। और जो मदर थे गुरु नानक देव जी, वो थे माता तृप्ता जी।
और उसके बाद इनके शादी जो हुई है उनका नाम है सुलखनी देवी, और दो बेटे हुए हैं जिनका नाम है लक्ष्मी दास और श्रीचंद। तो ये भी मैं आपको इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं बताता हूँ गुरु अंगद देव जी के बारे में। अब आपको दिखा होगा उसके ऊपर गुरु अंगद देव जी के आगे मैंने डेट लिखा है 1539। जो ये डेट है ये इनकी गुरु गद्दी संभालने की डेट है, ठीक है। और इनका जन्म हुआ है 31 मार्च 1504। और इन्होंने खडूर साहिब जो सिटी है जो तरन तारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर है वो फाउंड की है। और गुरुमुखी जो स्क्रिप्ट है जो लैंग्वेज है वो भी इन्होंने इन्वेंट की है। और मल अखाड़ा जहाँ पे कुश्तियाँ होती थी वो भी इन्होंने शुरू किया। हुमायूं जो था वो इनके पास आया था इनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए जब वो हार गया था शेरशाह से। और फिर उन्होंने अपने अमरदास जी को सक्सीड किया, अमरदास जी को आगे अपना गुरुगद्दी का वारिस बनाया। और अपनी बॉडी को डिपार्ट किया खडूर साहिब में 1552 में। इन्होंने गुरु नानक देव जी की बायोग्राफी लिखी जिसका नाम है पाई पाई पाले वाली जन्म साखी, जो इन्होंने कंपोज भी की है और काफ़ी जगह से इन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट भी की थी। अब आगे मैं बताता हूँ आपको गुरु अमरदास जी के बारे में, जो तीसरे गुरु हैं सिखों के, हम सबके। वो हैं गुरु अमरदास जी। और गुरु अमरदास जी का जो जन्म हुआ वो 5 मई 1479 में अमृतसर में हुआ। और इन्होंने गोइंदवाल साहिब जो तरन तारण में है, डिस्ट्रिक्ट तरन तारण में है, उसको डेवलप किया। और उसके बाद इन्होंने एक मंजी सिस्टम को स्टार्ट किया। और पंगत मस्ट प्रसीड संगत को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अकबर इनसे मिलने भी आया गोइंदवाल में। और इन्होंने पर्दा और सती सिस्टम सती जो रिवाज थे, रीति रिवाज थे, उनको डिस्करेज किया, उनको विरोध किया उनका। और उसके बाद इन्होंने भाई जेठा जी को अपना गुरुगद्दी का वारिस माना और उनकी अपनी बॉडी को त्यागा, डिपार्ट किया 1574 में। और आनंद साहिब भी जो है वो इन्होंने ही कंपोज किया है। आगे हैं गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी का रियल नेम था जेठा जी। और बाद में रामदास जी कैसे बढ़ा मैं बताता हूँ आपको। ये 24 सितंबर 1534 को चुना मंडी जो पाकिस्तान में है लाहौर में, वहाँ इनका जन्म हुआ। और उस जगह का नाम गुरुद्वारा भी है वहाँ पे जिसका नाम है गुरु जन्म स्थान। और इन्होंने सिटी एक फाउंड की जिसका पहले नाम रखा गया चक रामदास। फिर उसको गुरु का चक भी बोला जाता था। फिर नाम पड़ा रामदासपुर और उसी से बना अमृतसर। तो आप समझ गए होंगे अमृतसर का पुराना नाम क्या था। मसन सिस्टम को अपनाया गया मंजी सिस्टम के जगह पे। और अकबर भी इनके पास आया था एक बार गोविंदवाल साहब में। और उसके बाद बाबा श्रीचंद जो गुरु नानक देव जी के बड़े बेटे थे वो भी इनसे मिलने आए थे देखने के लिए कि जो गुरु जी की शिक्षाएं हैं वो सही हाथों में है कि नहीं है। और उसके बाद वो बड़े खुश हुए कि गुरु जी के फॉलोअर्स जो थे, गुरु जी का जो टीचिंग्स थे वो बहुत बहुत अच्छी चल रही हैं और बहुत ही ध्यानपूर्वक उनको चलाया जा रहा है। गुरु रामदास जी ने अपने सबसे छोटे बेटे गुरु अर्जन देव जी को अपना गुरुगद्दी का वारिस बनाया। और 1581 गोइंदवाल साहिब में अपने ज्योति ज्योत समा गए। और उसके बाद लावा और घोड़ियाँ जो शादी के टाइम पे बोली जाती हैं, सिखों की जब शादियाँ होती हैं तो वो इनके द्वारा ही कंपोज की गई हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट लेके चलता हूँ गुरु अर्जन अर्जन जो देव जी हैं, सॉरी, गुरु अर्जन देव जी के बारे में। बहुत इन्होंने अच्छे काम किए हैं। गुरु अर्जन देव जी 15 अप्रैल 1563 यानी कि बैसाखी के 2 दिन बाद वो उन्होंने गोइंदवाल साहब में जन्म लिया। और हरमंदिर साहिब को फाउंडर भी गुरु अर्जन देव जी हैं। लेकिन जो फाउंडेशन स्टोन लिखा रखा गया है वो रखा गया है मुस्लिम सूफी संत हजरत मियाँ मीर जी। हजरत मियाँ मीर जी ने वहाँ जो फाउंडेशन स्टोन रखा है, जो नींव रखी है, वो रखी है हरमंदिर साहब की। और भाई गुरदास जी ने आदि ग्रंथ को लिखा
जैसे जैसे गुरुजी ने उसको डिक्टेट किया, और उसके बाद उसको इंस्टॉल किया गया गुरु आदि ग्रंथ को हरमंदिर साहब में 16 अगस्त 1604। डेट याद रखिए, 16 अगस्त 1604। पटवारी के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, पंजाब पटवारी में 2016 में। तो 16 अगस्त 1604 में आदि ग्रंथ को हरमंदिर साहब में इंस्टॉल किया गया। और भाई बुड्ढा साहब जी पहले ग्रंथी बने हरमंदिर साहब जी के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुडा एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आया था, पहले ग्रंथी कौन थे? तो ये थे भाई बुड्ढा जी, बुड्ढा साहब जी। तरन तारण सिटी भी उन्होंने फाउंड की, और करतारपुर सिटी जो जलंधर के पास है वो भी गुरु अर्जन देव जी ने फाउंड की। दसवन सिस्टम जो था वो भी गुरु अर्जन देव जी ने स्टार्ट किया। अपनी कमाई का 10वां हिस्सा वो देना चाहिए, वो ऐसा उन्होंने एक छोटा सा अनाउंसमेंट की थी, और उसके बाद लोगों ने बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लिया। खसराहो सन ऑफ जंगीर वो ब्लेसिंग लेने के लिए आया गुरुजी के पास, और गुरुजी ने जो पहले सिख थे, जो जहांगीर ने जो इसको गलत इंटरप्रेट किया और गुरुजी को मर्डर कर दिया, एक तरह से उनका यातनाएं दी उनको। तो ये पहले सिख थे जो शहीद हुए हैं। और आदि ग्रंथ को जो कंपोज किया गया वो 1604 में किया गया। सुखमनी साहब को भी इन्होंने कंपोज किया। और इसके बाद उन्होंने एक विलेज था रुहेला, उस जो ब्यास रवि रिवर के पास है, नदी के किनारे है, उसको रीबिल्ड किया और उसका नाम रखा हरगोविंदपुर, अपने बेटे के जन्मदिन के ऊपर 1595 में। और ज्योति ज्योत समा गए वो 1606 में रावी नदी के अंदर। फ्रेंड्स अब थोड़ा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे आगे। और मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छा लगे। तो सिर्फ 2 या 3 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद मैं फिर वापस आ रहा हूँ और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे।